गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक पोर्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये चारों टॉपिक डिस्कस किए थे। साथ ही साथ चालक और चालक के प्रकारों के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था हमने ना, ठीक है। चालक दो प्रकार के थे, एक होता है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। धात्विक और विद्युत अपघटनी इन दोनों में जो आवेश वाहक होता है वो अलग अलग होता है। एक में इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, और दूसरे में आयन होते हैं इसलिए उसको आयनिक भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ था ना, बाकी उसका कुछ डिफरेंस लिखवाया था, एक में प्रतिरोध कम होता है, एक में बढ़ता है, वो चीज़ें हमने बता दी थी, ठीक। अब हम आज की क्लास में पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार चारों टर्म्स जो पढ़ी थी उसके बाद आगे देखेंगे। देखो बेटा, एक तो था हमने रजिस्टेंस प्रतिरोध, है ना, दूसरा कंडक्टेंस चालकत्व, तीसरा रजिस्टिविटी रो, है ना, प्रतिरोधकता, और चौथा कंडक्टिविटी जिसको आपको बताया था के से कप्पा के फॉर्म में, ठीक है। ये बताया था रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी आर और जी का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, आर इक्वल टू 1/G। प्रतिरोध चालकत्व का व्युत्क्रम होता है। सिमिलर यहाँ बात करें रो में और के में, तो रो और के भी एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, व्युत्क्रम होते हैं, है ना, यानी प्रतिरोधकता और चालकता भी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी, समझ में आ गया था। अच्छा, अब अगली हेडिंग डालो सेल नियतांक। चार टॉपिक हो गए थे ना, पांच, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेल नियतांक। सेल नियतांक इसको लिखते हैं बेटा जी स्टार के साथ। अरे जी चालकत्व बताया था ना आपको, चालकत्व के साथ स्टार लगा दिया, उस तरीके से सेल नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं ना। सेल कांस्टेंट जी स्टार के रूप में दर्शाएंगे इसको, ठीक है। क्या होता है बेटा सेल नियतांक, देखो सुनो कि जी स्टार जो होता है ना सेल नियतांक, वो L/A का रेशो होता है, इसका अनुपात आता है L/A। L क्या होता है, चालक तार की लंबाई मान लो, या दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान लो। अभी हम अपघटनी के हिसाब से बात करेंगे तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है L, तो क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, सही है ना। और A क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रोड है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ए होता है। इन दोनों का जो रेशो निकल के आता है उस रेशो को हम क्या कहते हैं, सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात। सेल नियतांक क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी तथा इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात ही सेल नियतांक कहलाता है। इसकी यूनिट पूछो तो बताओ, यूनिट बता दो क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में लिखा था हमने नॉर्मली, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से तो एक कट जाएगी, इन्वर्स रह जाएगी। मीटर लिखना है तो मीटर भी लिख सकते हो ना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बस यही है सेल नियतांक में, तो और कुछ नहीं है ना। लिखो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक कहलाता है। फॉर्मूला लिख दो, जी स्टार बराबर L/A, जी स्टार बराबर L/A, जहाँ L बराबर क्या है, A बराबर क्या है और इसका मात्रा क्या है, सब चीजें लिख लो ना फटाफट।
हो गया। अब सुनो भैया ना, ले बेटाओ, एक तो जी मतलब चालकत्व, जी तो क्या है भाई, एक लिख रहे हैं के क्या है चालकता, और एक लिख रहे हैं जी स्टार, ये क्या है सेल नियतांक। इन तीनों में संबंध देख रहे हैं, जी के तथा जी स्टार में संबंध है ना, चालकत्व, चालकता तथा सेल नियतांक में रिलेशन क्या है, ठीक है। ओके, इनका रिलेशन देखे बेटा, तो आप देखो बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, आर बराबर रो बाई एल, आर बराबर रो एल बाई ए है ना, यही होता है ना, आर बराबर रो एल बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें तो। अच्छा, ऐसा करते बेटा, इसको है ना भाई उल्टा कर लो, या तो यहाँ से कर लो या फिर इसको अपोजिट ले आते हैं, इस रो को मैं इक्वल के इधर लाता हूँ तो 1 बाई रो हो जाएगा, अरे गुणा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में आती, ऐसे आर को इक्वल के उस तरफ ले जाता हूँ तो 1 बाई आर हो जाएगा, सही है क्या। और एल बाई ए को मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसे कैसे रहा, इतनी बात समझ में आई है ना। अच्छा, 1 बाई रो क्या होता है, 1 बाई रो का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बाई आर प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, नहीं होता है ना। तो इस 1 बाई रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के 1 बाई आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, जी है ना। और एल बाई ए क्या होता है, जी स्टार, इसको लिख सकता हूँ मैं जी स्टार। ये रिलेशन आया है ना। क्या रिलेशन निकल के आ गया फाइनली, इनका रिलेशन आया कि जो चालकता होती है इसका मान जो होता है जी, यानी चालकत्व और सेल नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए होंगे, फटाफट लिख दो ऐसे कैसे ना, जी के तथा जी स्टार में संबंध हेडिंग डाल लेना, उसका बाद ये पूरा लिख दो। लिख दिए क्या, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, सेल नियतांक हो गया, ऐसे अगली हेडिंग लिखो, मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है। देखो भाई, मोलर चालकता की बात करें, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना बेटा, वो होता है लैम्डा एम। मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसको दर्शाने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम। अब होता है क्या है, सुनिएगा ध्यान से, देखो जो विलय है ना, देखो मोलर चालकता की बात करोगे तो नाम में दिख रहा है मोल,
तो बस इसमें कुछ नहीं करते बेटा, जो विलयन होता है ना, उस विलयन में विलय के जो मोल होंगे, विलय के जो मोल है उसकी संख्या हम रख देते हैं 1। ऐसा कोई भी विलयन आपके पास है जिसमें विलय के कितने मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल विलय है, उस पूरे विलयन की जो चालकता निकल के आएगी ना टोटल, उसी को क्या नाम दे देंगे हम, मोलर चालकता। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, वापस सुनना कि टोटल कितना भी विलयन हो, वो आयतन जो भी रहा होगा उसका आयतन होगा कुछ, है ना, तो दिया गए आयतन में केवल और केवल विलय के 1 मोल देख लो, 1 मोल विलय की वजह से जो उसकी चालकता निकल के आएगी, उसी चालकता को उसकी क्या कहते हैं, मोलर चालकता। समझ गए, ठीक है। एक मोल विलय लिया, इसकी वजह से पूरे विलयन की जो चालकता निकल के आएगी, उसी चालकता को मोलर चालकता नाम दे देते हैं। अब विलयन का आयतन कुछ भी हो सकता है, तो उस आयतन के हिसाब से इसको निकालते हैं। मोलर चालकता का जो मान होता है ना, चालकता को किससे डिनोट किया था, के से। चालकता को कैसे लिखा ना, चालकता तथा जो विलयन होता है उसके आयतन का गुणनफल होती है। क्या कह रहे हैं बेटा, मोलर चालकता जो होती है, एक तो चालकता और जो विलयन है उसका आयतन कितना भी हो सकता है, उस आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। हाँ, आयतन कितना भी ले लो, पर विलय के मोल तो कितना लेना पड़ेगा, 1, है ना। टोटल विलयन तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब इस आयतन से आप समझो बेटा, देखो सांद्रता के रूप में जब हम बात करते हैं, मोलरिटी, है ना, मोलरता क्या होता था बेटा, N/V होता था, ठीक है। अच्छा, और इस ml में लिख दें इसको, तो 1000 से गुणा और करते थे, मोल बट्टे विलयन का आयतन गुणा में 1000, अगर ml में लो तो, सही है। यहाँ विलय के मोल कितने, यानी n का मान कितना है, n का मान 1 ही है, तो n का मान 1 रखो, तो m बराबर क्या हो गया, 1/v इंटू 1000, सही है क्या। हमें v का मान चाहिए, तो v का मान निकाल लो, यहाँ से v को इधर पहुँचा दिया, तो 1/m इंटू 1000। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं v की जगह रखना चाहूँ तो v की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000/m, इस v की जगह। तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ कि 1000 ऊपर गुणा हो गया, m का भाग लग गया। याद रखना है, ये समझ में आई बात, है ना। तो फाइनली क्या समझ में आया हमें, मोलर चालकता अगर आपको निकालनी है तो विलयन की जो भी चालकता होगी, उस चालकता को गुणा 1000 बट्टे उसका सांद्रता, ये मोलरता है ना, उसकी जो भी मोलरता होगी उस मोलरता का इसमें भाग देके निकालेंगे। क्लियर हुई ना बात, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता बोलते हैं, लैम्डा m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। लिखिए इसकी परिभाषा, दिए गए विलयन के आयतन में, दिए गए विलयन के आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा, 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न सभी आयनों की चालकता, मोलर चालकता कहलाती है। सभी आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो ये बात तो मैंने उसमें लिखवा दी, इसको तो अब हटा देते हैं, है ना। और आप यहाँ से लिख दो, पहले इसको लिख लेना, फिर इसको लिख लेना। और ये v का मान कैसे निकाला वो ये साइड में लिख रखा है ना, ठीक है। तो उसको साइड में लिख लेना, ये जरूरत भाई याद रह जाएगा आपको v का मान आया कैसे। लिख दिया, ठीक है। ये हुई मोलर चालक। अच्छा, इसके यूनिट और लिख लेते बेटा ना,
यूनिट बताओ इसकी क्या निकालें, तुम ही बताओ। अब क्या देख के देखो यूनिट क्या हो सकती है, चाहे यहाँ से बात कर लो चाहे यहाँ से बात कर लो, एक ही बात है ना, ठीक है। यूनिट चलो यहीं से निकाल लेते हैं बेटा। के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट क्या होती है बताओ, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सही है क्या? अरे के की यूनिट जो होती है वो रो के अपोजिट होती है, रो की यूनिट क्या होती है, मोल इंटू सेंटीमीटर। अच्छा भाई ये कैसे लिखा, मोल क्या, अरे मोल क्यों, हाँ क्या लिखे, के की यूनिट क्या लिखे, ओम है ना, मोल लिखो है, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स है ना, वो मोल मोल चल रहा था, मोल ही लिख दिया ओम की जगह ना, ठीक है बात समझ में आई। ये तो के की यूनिट हुई, हजार की कोई यूनिट लिखनी नहीं है, डिवाइड में एम, एम की यूनिट क्या होती है, एम सांद्रता होती है, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, मोल, अरे ये मोल आ गया प्रति लीटर। अब ध्यान देना बेटा, लीटर का मतलब होता है भाई इसको सेंटीमीटर क्यूब, देखो लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, क्यों, 1000 से गुणा कर लिया हमने, तो लीटर की जगह आप क्या लिखेंगे हम ml। और ये बात मैंने आपको बताई थी क्या है, ml का मतलब इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं पता तो ये तो यूनिट कन्वर्जन है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि ml है ना, ये तो आयतन के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, बाकी अगर इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूँ ना, ml का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, मतलब जितने ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब है। अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है ना 10 ml, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक ही बात है ना, ठीक है। तो अब क्या है ना, क्योंकि हमने इसको 1000 से गुणा किया है तो इसका मतलब ये समझ में आया आयतन ml में है ना, तो इसके लिए तो आया मोल, और इसके लिए क्या आएगा, ml की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर जाके गुणा हो गया होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर क्यूब केवल गुणा में आएगा, माइनस मत कर देना इसको, डिवाइडेड बाय मोल, यही है ना। क्या बचा लास्ट, और एक तो ओम इनवर्स बचा, इनमें से एक घात तो कट गई, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, और मोल ऊपर लाओगे तो मोल इनवर्स, सही है ना। तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, ये याद रखनी है लास्ट ना, लिख तो पूरा ही लो पर याद ये रखनी है। हो गया क्या, लिख लिए, अगली हेडिंग डालो, तुल्यांक की चालकता। लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट, EQ लिख देते हैं ना। देखो बेटा, उसमें विलेय के मोल की बात की थी हमने, इसमें विलेय के तुल्यांक की भार की बात करते हैं, है ना। जो विलेय रखा जाता है ना, उस विलेय का तुल्यांक की भार 1 रख लिया जाता है। तुल्यांक की भार कितना रखा जाता है, 1 रखा जाता है ना, ठीक है। इसको ग्राम तुल्यांक की भार भी कह सकते हैं आप, है ना, ग्राम तुल्यांक की भार, विलेय का जो ग्राम तुल्यांक की भार होता है ना, वो 1 रखा जाता है, 1 इकाई, ठीक है। अच्छा, तो ये तुल्यांक की भार, विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार, ये कहाँ पढ़ा था हमने, याद है क्या आपको, नॉर्मलता में पढ़ा था ये ग्राम तुल्यांक की भार, नॉर्मलता एक टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें, फिर उस टाइम पे कहा था भाई एग्जाम में तो नहीं आएगा, फिर मैंने बता सारा दिया था, ठीक है।
तो देखो उस टाइम पे n के बारे में बताया था आपको, नॉर्मल था, तो वो विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार मतलब तुल्यांक की भार आया था, है ना, डिवाइडेड बाय उसके आयतन के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला सारा बता रखा है आपको ना, ठीक है। अब इसका सुनो भैया, आप तो ना इसका फॉर्मूला तो वही रहता है सेम, इसमें चेंज कुछ नहीं होती। लैम्डा एम की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट कर लेते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट, के की जगह के आएगा, आयतन की जगह अब भी आयतन ही आएगा, है ना। बस अब आयतन का जो फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि हम मोलरता लिख रहे थे, यहाँ नॉर्मलता लिख देते हैं। नॉर्मलता में वो आता है ग्राम, भाई तुल्यांक भार आता है, ग्राम तुल्यांक भार या ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऐसे बोल देते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय आयतन, और आयतन ml में लेते हैं इसलिए 1000। ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या वो तो कितनी रख दी, 1। ग्राम तुल्यांक तो कितना रख देते हैं, 1, है ना। तो ग्राम तुल्यांक तो हमने रख दिया 1, ग्राम तुल्यांक बराबर 1। तो n का मान क्या आएगा, 1/v गुणा 1000। तो v का मान कितना आ जाएगा, 1/n गुणा 1000। अरे उसके जैसा ही, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, k वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000/n। मतलब जब हम बात करते हैं ना मोलर वाले की, तो उसमें तो m का भाग लगता है, और तुल्यांक की बात करोगे तो n का भाग लगता है, इतना सा फर्क है। लिखो पहले इसमें, विलयन के दिए गए आयतन में विलयन के दिए गए आयतन में एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे द्वारा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे द्वारा उत्पन्न सभी आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो ये तो लाइन ऊपर लिखवाई दी है आपको, तुल्यांक कितना लेना है। उसके बाद पहले एक तरह इसको लिख दो, और इसकी भी यूनिट निकालनी है। तो सब कुछ यूनिट वही आएगी, वो मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। भाई ये मोल था ना वहाँ, इसकी जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, बाकी सब वही है। क्या था बेटा, ओम, अरे ओम इनवर्स था, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स था ना, उसकी जगह अब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। अरे ग्राम तुल्यांक है ना, वो इक्विवेलेंट ही बोलेंगे उसको, इक्यू है ना। ग्राम तुल्यांक को क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट ही बोलेंगे ना। हो गया। भाई ये ग्राम तुल्यांक जब भी सुनो तो नॉर्मलता दिमाग में लिया ना, नॉर्मलता में आता है ये ना। बाकी तो हमने कोई सी सांद्रता वाले में ग्राम तुल्यांक नहीं पढ़ा, सब में मोल आयतन या मोल भार पड़ा था, मतलब मोल और द्रव्यमान है ना। बस ये एकमात्र ऐसा है ग्राम तुल्यांक जिसमें नॉर्मलता में पढ़ा था।
इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि काम में आता रहता है इसलिए ना। अब सुनो बेटाओ, अगली हेडिंग डालो, लैम्डा एम तथा लैम्डा इक्विवेलेंट में संबंध, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा एम तथा लैम्डा इक्विवेलेंट में संबंध। देखो इधर ध्यान देना, देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला तो क्या निकाला आपने, के इंटू 1000/m, सही है ना। और लैम्डा इक्विवेलेंट का क्या निकाला, के इंटू 1000/n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पता है क्या आपको, नॉर्मलता यानी n तथा मोलरता m में संबंध क्या होता है बेटा ना। एक वर्ड देखो, ये याद है क्या आपको, पढ़ा है कहीं भाई, आपने पढ़ा होगा इसको, एक वर्ड आता है बेटा नमन, उससे याद कर लेते हैं ना। न से तो आती है नॉर्मलता, मैं से आती है मोलरता, न मैं न, और लास्ट का न आता है वो n फैक्टर को बताता है, मतलब इसको संयोजकता गुणांक बोलते हैं, है ना। तो ये रिलेशन होता है इसका, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में नॉर्मल, अच्छा इसमें रख देते हैं इसका मान, है ना, इक्वेशन 2 में n का मान किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा बेटा, k इंटू 1000/m में n की जगह क्या लिख दोगे, m इंटू n फैक्टर, संयोजकता गुणांक, सही है क्या, ठीक है। अब इसमें समझो भाई, देखो इसमें इस वैल्यू को देखो ढंग से, ये वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, हाँ भाई क्या हो गई है, लैम्डा m और डिवाइड किसका कर देंगे, n फैक्टर। फाइनल अगर लास्ट इसको भी इधर ले जाएं तो ये केस निकाल सकते हैं कि हम इसके बाद का, कि लैम्डा m जो होगा ये इन दोनों का गुणा होता है, किस किस का, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर का, ये रिलेशन आता है, लैम्डा m बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, है ना। फटाफट लिख दो पूरा ऐसे कैसे ना। संयोजकता गुणांक बोल देते, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो n फैक्टर को, है ना, बाकी तो ऐसे ही लिख लो, ज़्यादा सही है। हो गया, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन था,
लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर, है ना। ठीक है बेटा, ये जो भी मैं लास्ट में बॉक्स में बंद करता हूँ ना, इसका मतलब वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, करें आगे। हाँ, अब नेक्स्ट सुनो भाई ना, एक टर्म्स होती, अच्छा इसको नोट करके लिखते हैं। ठीक है, इसमें सुनना बेटा, इसको है ना एक लैम्डा एम को लैम्डा एम नोट लिख देते हैं या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख देते हैं। दो तरीके से लिखा जाता है इसको, है ना। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो समझना आप। जब लैम्डा एम नोट होता है ना, इसका मतलब है जीरो, है ना, और जीरो बताता है इसकी सांद्रता को। यानी कि अगर आप किसी भी विलयन की सांद्रता को जीरो कर दो तो जीरो सांद्रता पर उसकी जो मोलर चालकता आएगी ना, उसको कहेंगे लैम्डा एम नोट, है ना। ठीक है, सांद्रता कितनी कर दी? जीरो। ठीक है, शून्य सांद्रता पर लैम्डा एम तो जानते ही जो पढ़ा है वो ये मोलर चालकता, तो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता वो तो क्या होगी बेटा? लैम्डा एम नोट, है ना। अच्छा, मैंने और करके लिखा है, मतलब एक ही बात है इनका, मतलब ये और का मतलब तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, है ना। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ये जो आता है ना बेटा, ये बताता है डाइल्यूशन को, तनुता को, है ना। मतलब देखो क्या होता है, सांद्रता क्या कर रहे हैं हम? जीरो कर रहे हैं। अब यहाँ से समझना आप कि सांद्रता का फॉर्मूला है ना, नॉर्मली क्या होता है बेटा? सांद्रता कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मोलरता के रूप में बता दूं, वो भी सांद्रता ही है ना। तो मोल बटे आयतन बहुत जगह काम में लेंगे, मोल बटे आयतन, आयतन लीटर में लिखा जाता है। ठीक है, ओके, यही होता है ना सांद्रता, मोलरता को ही तो दिखाती है। और मोलरता एक तरीके से क्या है? उसकी सांद्रता ही होती है। ठीक है, तो सांद्रता मतलब क्या होता है? कितने आयतन में कितने मोल है। अब इसमें क्या करें, उसकी सांद्रता कितनी कर रहे हैं बेटा? जीरो। सांद्रता जीरो कर रहा हूं तो जीरो बराबर क्या हो गया? एन बाई वी। तो इसका आयतन निकालू मैं वी, एन बाई जीरो, समथिंग अपन जीरो कितना आता है? इन्फिनिटी। मतलब अगर आप सांद्रता जीरो कर देते हो तो इसका मतलब उसका आयतन कितना हो जाएगा? अनंत। आयतन कितना हो जाएगा उसका? अनंत। सांद्रता जीरो कब होगी? जब उसका आयतन कितना कर दो? अनंत, है ना। तो इसको अच्छा, आयतन अनंत कैसे कर जाता है भाई? उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं तनुकरण। तनुकरण से आयतन में वृद्धि होती है भाई। तनुकरण का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 1 लीटर पानी लिया, इसमें 50 मोल घुले हुए थे। तनुकरण का मतलब है अब मैं इसमें 2, 4, 5 लीटर और पानी बोल दूँ, है ना, मोल उतने ही रहेंगे, विले जो घोला हुआ था उसके मोल तो फिक्स है, बस आयतन बढ़ा रहा हूँ जबरदस्ती ना। तनुकरण का मतलब यही होता है वाटर ऐड कर देना। और ठीक है, तो वो तनुकरण हमने इतना कर दिया कि उसका आयतन ही कितना हो जाए? अनंत। इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर, अनंत शायद ऐसे ही होगा ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो दोनों को इसीलिए एक साथ लिखा है, मतलब एक ही है, पर जीरो आता है, जीरो सांद्रता को दिखाता है, इन्फिनिटली लिखते हैं वो तनुता को दिखाता है, मतलब आयतन को, है ना। ये वॉल्यूम के लिए आ रहा है, ये कंसंट्रेशन है सांद्रता के लिए, ये आयतन के लिए, और आयतन को ही अनंत तनुता कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है, पर मतलब दोनों का एक ही है। सांद्रता जीरो होगी तभी तनुता अनंत आएगी, या तनुता अनंत होगी तो ही सांद्रता जीरो होगी, है ना। तो इसका मतलब ये एक जैसे ही है, लेकिन इसका मतलब समझ जाना बेटा। कई बार आप है ना भाई ऐसे परेशान मत होना कि कुछ जगह आपको लैम्डा एम की नोट की जगह इन्फिनिटी मिल जाए और कुछ जगह लैम्डा एम नोट मिल जाए, एक ही बात हो रही है, अलग अलग चीज़ें नहीं है वो, है ना। ठीक है, तो बुकों में भी पढ़ोगे तो कई जगह वो ऐसा लिख देता है, कई जगह ऐसा लिख देता है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना, वो मतलब एक ही दोनों का। ठीक है, बस उसका मतलब क्या क्या है वो चीज़ समझ जाना। जीरो लिखा हुआ है तो सांद्रता जीरो है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो उसका अनंत तनुता बोल रहे हैं, यानी आयतन इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी आयतन को बताता है, जीरो सांद्रता को बताती है, और मोलर चालकता तो निकल के आ ही रही है। ठीक है, तो नोट डाल के इस चीज़ को लिख दो।
लिख दिया। इसके बाद लिखो हेडिंग डालो बेटा हो ना, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। चालकत्व क्या होता था ये, जी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट लिखो, इसमें पहले हेडिंग डालो अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल। सुनो बेटा ध्यान से ना, देखो अंतर आयनिक आकर्षण बल का मतलब क्या है, ये कोई भी विलयन होगा, इस विलयन में देखो अंतर आयनिक यानी एक धनायन है और ये ऋणायन है, ठीक है, इनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको नाम क्या दे रहे हैं हम, अंतर आयनिक आकर्षण बल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे कोई दूसरा धनायन होगा, कोई दूसरा ऋणायन होगा, उनके बीच का आकर्षण बल ये भी अंतर आयनिक आकर्षण बल है। ऐसे खूब सारे ऐसे। ठीक है, देखो होता क्या बेटा, हमने देखा था कि ये आयन पहले टूटने चाहिए। अरे मूव कब करते हैं बेटा, इसकी वजह से चालकत्व यानी कंडक्टेंस कब बढ़ता है भाई। देखो एक तो प्रतिरोध पड़ा था, प्रतिरोध का उल्टा पड़ा था हमने जी, है ना। प्रतिरोध रोकने का काम करता है विद्युत धारा को, ये तो विद्युत धारा को रोकता है, ये विद्युत धारा को बढ़ाता है। सही बात है क्या भाई, प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा को रोकने का, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, मतलब कम कर दिया। कंडक्टेंस क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। चालकत्व तो विद्युत धारा को क्या करता है, बढ़ाता है मान को, हेल्प करेगा ये। ठीक है, अब क्या करें वो समझना कि ये चालक थे, मतलब ये आयन है, इन आयनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, उसका नाम तो क्या हो गया, अंतर आयनिक आकर्षण बल। ठीक है, अब ये बताओ इनके बीच का आकर्षण बल अगर मजबूत है, प्रबल है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा है बेटा, प्रबल। अगर आकर्षण बल प्रबल है तो ये बताओ क्या ये आसानी से अलग हो सकते हैं क्या? आकर्षण बल अगर प्रबल है तो ये आसानी से अलग हो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अब आसानी से अलग नहीं हो सकते तो क्या आयन के रूप में ये गति कर पाएंगे क्या? भाई आयनों में क्या होता है, पहले या तो धनायन बनेंगे या ऋणायन बनेंगे, मतलब टूटना चाहिए, टूट करके फिर गति करते हैं, तब जा करके इसकी आयनिक चालकता को दर्शाते हैं। मतलब आयनों की वजह से चालकता जब भी दिखेगी, है ना। अब जब आयन टूट ही नहीं रहा उनके बीच के आकर्षण बल की वजह से, तो उसका चालकत्व तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। उसका चालकत्व क्या होगा, कम, क्योंकि प्रबल है तो ये जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा तो आयन बनेंगे नहीं, आयन ही नहीं बने तो चालकत्व कहां से आएगा? इसका मतलब जब प्रबल होगा ना, प्रबल अगर कोई अपघट्य लेते हैं तो उसमें जी का मान तो क्या होता है, कम हो जाएगा। जी यानी चालकत्व का मान कम हो जाता है। जब प्रबल अपघट्य है तो आयन टूटेंगे नहीं, है ना, आयन नहीं टूटे तो जी का मान, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल की बात कर रहा हूं मैं ना। अच्छा, अब प्रबल की जगह कैसे रख ले, आप कैसे रख ले भाई, दुर्बल, है ना। अगर आकर्षण बल कैसा हो बेटा, दुर्बल, अगर इनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल, उस केस में क्या होगा, तो इस केस में ऐसा होगा, देखो जी का मान दुर्बल है, मतलब आसानी से टूटेंगे तो ज्यादा आयन बनेंगे, आयन जितने ज्यादा होंगे चालकत्व का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल का मतलब क्या है, अगर ये बल कम है तो जी का मान प्रबल है तो जी का मान घटेगा, दुर्बल है तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी प्रकृति के हिसाब से ये डिसाइड होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट में लिखो, यदि आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल, आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल प्रबल है
तो चालकत्व कम होता है, तो चालकत्व कम होता है। तथा दुर्बल होने पर चालकत्व अधिक होता है, तथा दुर्बल होने पर चालकत्व अधिक होता है। समझ गए क्या? इन दोनों पॉइंट को फिर भी लिख दो एक साथ में, लाइन लिखवा दी लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में ऐसे कैसे लिख लो ना। और सेकंड हेडिंग डाल लो, विलायक की ध्रुवणता। विलायक की ध्रुवणता। सुनो, देखो विलायक की ध्रुवणता का मतलब क्या है बेटा, कि विलायक अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय वाले में तो होते हैं प्लस माइनस, है ना। या तो विलायक ध्रुवीय होगा या कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। ध्रुवीय में भी कम ध्रुवीय और ज़्यादा ध्रुवीय हो सकता है। तो विलायक जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा उसमें प्लस माइनस का सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतने ज़्यादा प्लस माइनस बनेंगे। मतलब इसमें आयन ज़्यादा बनेंगे तो जी का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अध्रुवीय है तो वो आयन ही नहीं बनाएगा, आयन नहीं बनाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। या फिर ऐसे बोल लो डायरेक्ट, ज़्यादा ध्रुवीय है तो जी का मान बढ़ेगा, कम ध्रुवीय है तो घटेगा। और अध्रुवीय के केस में तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो, आयन ही नहीं बनेंगे। अध्रुवीय का मतलब क्या है, ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, प्लस माइनस ही नहीं है तो जी का मान कहाँ से आएगा, चालक तो कुछ होगा ही नहीं उसका, है ना। ठीक है, तो अभी क्या है ना, हमको तो क्या इसका प्रभावित करने वाले कारक जिसमें चालकत्व आता हो, तो हम ध्रुवीयता को कम और ज़्यादा से लेकर के चलेंगे। अगर आप ध्रुवीयता कम या ज़्यादा ध्रुवीयता को कम या ज़्यादा के हिसाब से बात करो तो देखो इस तरीके से कर लेते हैं। दो केस बनेगा, या तो कम हो जाए या अधिक हो जाए। बताओ ध्रुवीयता कम है तो क्या होगा, जी का मान, ध्रुवीयता कम है तो जी का मान कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम ही होगा। और अधिक है तो ध्रुवीयता ज़्यादा है तो जी का मान ज़्यादा आयनन होगा, ज़्यादा अणु बनेंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें लिखो ध्रुवीयता अधिक होने पर, ध्रुवीयता अधिक होने पर हाँ बेटाओ लिख लिया, क्या लिखा, ध्रुवीयता, ध्रुवीयता अधिक होने पर चालकत्व का मान अधिक होता है, चालकत्व का मान अधिक होता है। और इसका उल्टा भी लिख दो, कम होने पर चालकत्व का मान कम होता है ना, ध्रुवीयता कम होने पर चालकत्व का मान कम होता है। माध्यम की श्यानता। ठीक है, अब सुनिएगा भाई, श्यानता प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी हो क्या आपने, क्या होती है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी इच्छा बेटा, है ना। श्यानता प्रॉपर्टी क्या होती है, विस्कोसिटी बोलते हैं ना इसको। ये क्या होता है बेटा, जो द्रवों में बहने का गुण होता है ना, उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है, मतलब उसको बहने से रोकता है। एक तरीके से अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जिसकी श्यानता ज़्यादा है उसमें बहने का गुण कम होगा, जिसकी श्यानता कम है वो आसानी से बहेगा, यही ना भाई। एक तो पतली चीज़ है, गाढ़ी चीज़ है, तो ज़्यादा श्यानता किस में होगी, गाढ़ी चीज़ में, ताकि वो कम बह सके।
हमेशा बहने को रोकता है एक तरीके से, शांता जो प्रॉपर्टी है। अब ये बताओ माध्यम जो है ना, ये जो पूरा विलयन है, इसकी शांता अगर मान लो कम है, शांता कम होने का मतलब क्या है? आसानी से बहेगा। शांता कम का मतलब क्या है? आसानी से बहेगा। आसानी से बहेगा तो आयन भी आसानी से जाएंगे, आयन आसानी से जाएंगे तो चालकत्व ज्यादा होगा, है ना। तो मतलब शांता की बात कर रहा हूं बेटा। अब क्या हो सकती है? या तो कम हो सकती है या फिर अधिक हो सकती है। जब शांता कम है तो वह आसानी से प्रवाहित होगा या फिर दिक्कत करेगा? शांता कम होने का मतलब आसानी से बहेगा, है ना। तो ये तो आसानी से प्रवाहित होगा, आसानी से प्रवाहित होगा, सही है कि नहीं है। और ये आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। अब वो पूरा नहीं लिख रहा, मैं समझ जाओ ना। अब आसानी से प्रवाहित होगा मतलब जी का मान ज्यादा होगा, और ये आसानी से प्रवाहित नहीं होगा तो जी का मान घट जाएगा, सही है कि नहीं है ना। तो लिखो शांता अधिक होने पर, शांता अधिक होने पर चालकत्व का मान घटता है। चालकत्व का मान घटता है। शांता अधिक होने पर चालकत्व का मान घटता है। इसको लिख लो यहाँ पे एक बार, है ना, ताकि याद रहेगा बेटा, ना क्यों क्या सा है ना, उसका रीजन इसमें बताया। इसमें लिख लेना आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, भाई इतना सा लिख लेना, ठीक है। आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, इसमें यहाँ लिख लेना। शांता वाले में ना कम होगी तो आसानी से प्रवाहित होगा, जी का मान ज़्यादा होगा। अधिक होगी तो आसानी से प्रवाहित नहीं होगा, जी का मान कम होगा ना। लिख लो अपने वैसे। क्या है ना, बाद में पढ़ते हो ना जब डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आता आपको। अभी तो क्या है, पूरे टॉपिक लिंक है एक दूसरे से, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, तो लिख लिया करो इन छोटी छोटी चीज़ों को। हाँ भाई, इसको लिखने के बाद लिखो अगला ताप, टेम्परेचर का इफेक्ट। ताप का प्रभाव तो देखा यहाँ पे, बता दो मेरे को। ताप बढ़ाने पर चालक तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? बढ़ेगा, है ना। अरे ये तो पहले भी बता दिया था, आयन भाई ज़्यादा आयन। अरे बेटा वो धातुओं में था, धातुओं में तो क्या होती है, कमी आती है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ये पूरा पूरा अब घट्टे से रिलेटेड, विद्युत अपघटनी चालकों की बात कर रहे हैं हम सारी सारी, ना। उसमें उल्टा हो जाता है ना रिलेशन, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो ताप ज़्यादा दोगे, है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आयनों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा वो बढ़ेगी, है कि नहीं। अरे आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ना भाई, आयन तेजी से गति करने लगेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जिनके बीच का जो बॉन्ड था वो भी आसानी से टूटेगा। अरे कम ताप पर आसानी से नहीं टूट पाएगा, टेम्परेचर मैंने ज़्यादा दे दिया तो और जल्दी टूट जाएगा। तो बंध भी आसानी से टूटेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा आयन भी बनेंगे और तेजी से गति भी करेंगे। तो सीधी बात है, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लिखो इसमें, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तथा उनके आकर्षण बल में कमी आती है। ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा उनके आकर्षण बल में कमी आती है। उनके आकर्षण बल में कमी आती है। ये आकर्षण बल का कमी का मतलब बेटा ये बता रहा है कि इनका बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट रहा है ना, वही बताया, आकर्षण बल कम हो जाता है इनके बीच, है ना, जिससे चालकत्व का मान बढ़ता है, जिससे चालकत्व का मान बढ़ता है। जिससे चालकत्व का मान बढ़ता है, ठीक है, ओके।
अब आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद है वो तनुता वाला इफेक्ट है सांद्रता का या कंसंट्रेशन का ना, उसका जो इफेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, करेंगे कंटिन्यू अगली क्लास में। थैंक यू।